सेल के बारे में। फिजिक्स की अपनी सेकंड यूनिट चल रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें ये अगला टॉपिक है विद्युत सेल। विद्युत सेल तो विद्युत सेल देखो क्या होता है। विद्युत सेल को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, तो विद्युत सेल जो है वो एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी भी विद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखता है। वो क्या कहलाता है? विद्युत सेल कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसी कोई युक्ति जो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को बनाए रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ये विद्युत सेल जो है किसी भी विद्युत परिपथ में स्थायी धारा किस तरीके से प्रवाहित करता है, तो किसी भी सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही आवेश वाहकों को एक एनर्जी प्राप्त होती है, और एनर्जी प्राप्त करके और उसी एनर्जी को अपन क्या नाम देते हैं? विद्युत ऊर्जा। तो वो एनर्जी प्राप्त करके वो एक निश्चित दिशा में क्या करने लग जाते हैं? एक गति करने लग जाते हैं, जिसके कारण उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसा कि हमने देखा भी है, एक सरल सा सर्किट बनाए अपन। ये हमारे पास में जैसे मान लो कोई भी विद्युत बल्ब है, ये हमने कोई कुंजी ली और ये हमने विद्युत सेल जोड़ दिया। ये विद्युत सेल का साइन है। इसमें ये जो बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को व्यक्त करती है, और ये जो छोटी वाली लाइन है ये किसको? नेगेटिव टर्मिनल को व्यक्त करती है। ठीक है। तो जैसे ही हम इस कुंजी में डॉट लगाएंगे तो हम ये देखते हैं कि ये बल्ब क्या होने लग जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा ये बल्ब। ठीक है। तो ये प्रकाशित क्यों हुआ? क्योंकि इस सेल से क्या हुई? विद्युत धारा प्रवाहित हुई। ठीक है। तो देखो, विद्युत सेल की डेफिनेशन अपने को एक पॉइंट तो अपने को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन के पर बात करें तो विद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में स्थायी धारा बनाए रखती है या किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखती है। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। अब देखो, ये जो सेल हैं इनको अपन दो वर्गों में बांट सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो प्राथमिक सेल और दूसरा यानी कि प्राइमरी सेल, और दूसरा द्वितीयक सेल जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। एक तो प्राथमिक सेल और एक क्या होते हैं? द्वितीयक सेल। तो देखो, प्राथमिक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। यानी कि ऐसे सेल जिनको हम एक बार काम में लेने के पश्चात उनको आवेशित नहीं कर सकते, उनको काम में नहीं ले सकते, उन सेलों को हम क्या नाम देते हैं? प्राथमिक सेल नाम देते हैं। उदाहरण के रूप में कौन कौन से सेल हैं हमारे पास में? प्राथमिक सेल देखो, जो शुष्क सेल होता है, कैसा सेल होता है? प्राथमिक सेल। तो रिमोट कंट्रोल में अपन सेल यूज करते हैं। ठीक है। टॉर्च वगैरह में सेल यूज करते हैं। वो कैसा सेल होता है? शुष्क सेल। और वो शुष्क सेल कौन सा सेल होता है? प्राथमिक सेल। किसी तरीके से डेनियल सेल है। ठीक है। इसी तरीके से लैक्लांसी सेल है। ये सब क्या है? शुष्क सेल है। इनको हम चार्ज नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल ऐसे सेल जो एक बार काम में लेने के पश्चात जब वो निरावेशित हो जाते हैं तो हम उनको दोबारा से आवेशित कर
करके या चार्ज करके उन्हें काम में ले सकते हैं, उन सेलों को हम नाम देते हैं द्वितीयक सेल। तो सीसा संचायक जो सेल होता है, सीसा संचायक सेल, ऐसा सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है, इसको चार्ज किया जा सकता है। तो द्वितीयक सेलों को हम चार्ज कर सकते हैं और प्राथमिक सेल को चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात हो गई सेलों, विद्युत सेलों के प्रकारों की। लेकिन हम यहाँ पे इन सेलों के जो प्रकार हैं इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे विद्युत सेल से रिलेटेड 3 पॉइंट पढ़ेंगे। नंबर 1 आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज। तो सबसे पहले अपन बात करें आंतरिक प्रतिरोध की। आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हम कहेंगे। देखो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। अच्छा, इस आंतरिक प्रतिरोध की डेफिनेशन समझने से पहले हम सेल की थोड़ी स्ट्रक्चर की बात कर लें कि सेल किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखो कोई भी जो सेल होता है उसमें 2 धातु की प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं? धातु की प्लेटें। ये 2 धातु की क्या है? प्लेटें हैं, धातु की प्लेटें। इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। कोई भी जो विद्युत सेल होता है उसमें 2 धातु की प्लेटें होती हैं और ये जो धातुएं होती हैं अलग अलग होती हैं। ये और ये किसी दूसरी धातु की प्लेट होगी और ये किसी अन्य धातु की प्लेट होगी। ठीक है, इन धातु की प्लेटों को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड। और ये जो धातु की प्लेटें हैं ये विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबी हुई रहती हैं। तो ये क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, तो सेल में 2 धातु की प्लेटें जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य पदार्थ या हम कहें कि किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में या घोल में डूबे हुए रहते हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रोड तो क्या होता है? पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रोड क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, जब हम इस सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ेंगे तो इस नेगेटिव टर्मिनल, अच्छा जब हम इस सेल को बाह्य परिपथ में जोड़ेंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, इसको अपन पॉजिटिव टर्मिनल कह सकते हैं और इसको अपन क्या कह सकते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके और इस तरीके से इस तार में प्रवाहित, बाह्य जो परिपथ है उसमें प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो ये बात थी इसकी सेल के बेसिक स्ट्रक्चर की। किस तरीके से क्या अभिक्रियाएं होती हैं, कैसे क्या है, ये अपन सब चीजें केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध की डेफिनेशन की। तो देखो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जब इस सेल में क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो जब इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से प्रवाह होगा इस बाह्य परिपथ में तो क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अच्छा, इसके अंदर जो है ये जो हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होगी? आयनों के कारण। ठीक है, हमने इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में आवेश वाहक या धारावाहक की डेफिनेशन पढ़ी थी और धारावाहक हमने पढ़े थे। वहां पे ये पढ़ा था कि विद्युत अपघट्य जो विलयन होते हैं उनमें धारावाहक क्या होते हैं? आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो ये जो विद्युत अपघट्य विलयन है इसमें तो विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? आयनों के कारण। ठीक इसी तरीके से जो बाह्य परिपथ में इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं परिभाषा की आंतरिक प्रतिरोध। देखो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये जो विद्युत अपघट्य विलयन है
ये विद्युत अपघट्य विलयन क्या करता है, धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। जब सेल में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये जो विद्युत अपघट्य विलयन है या विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ये धारा प्रवाह में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, और इसी को हम नाम देते हैं क्या, आंतरिक प्रतिरोध। इस आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सरल सी डेफिनेशन है आंतरिक प्रतिरोध की कि जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघट्य पदार्थ धारा प्रवाह के मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, या धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब इस आंतरिक प्रतिरोध का जो मान है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस आंतरिक प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है। नंबर एक, ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है इसकी प्रकृति पर, ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है इसकी सांद्रता पर, इसके ताप पर। ठीक है, इसी के साथ ये जो हमने धातु की प्लेटें ली हैं, इन प्लेटों के क्षेत्रफल पर, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो प्लेटें हमने ली हैं इलेक्ट्रोड, इसका कितना भाग इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबा हुआ है, इस बात के ऊपर भी निर्भर करेगा किसका मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान। तो प्लेटों के डूबे हुए भाग पर। ठीक है, तो एग्जाम में आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक या इसका मान किस किस पर डिपेंड करता है, किस किस पर निर्भर करता है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो हम इन सब कारकों के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात करिए अपन ने आंतरिक प्रतिरोध की। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत सेल के बारे में, वो है विद्युत वाहक बल। देखो, दूसरा जो अपना टॉपिक है विद्युत वाहक विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको हम ईएमएफ से डिनोट करते हैं, ईएमएफ शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, ईएमएफ। ठीक है, इसको डिनोट हम किससे करेंगे, ई से डिनोट करेंगे। तो देखो, जब कोई भी सेल, ठीक है, खुले परिपथ में हो, जैसे परिपथ में हो, खुले परिपथ में हो, खुले परिपथ में हो, या खुले परिपथ में होने का क्या मतलब है, या हम इस बात को किस तरीके से लिख सकते हैं, सेल से धारा नहीं ली जा रही हो, जब सेल से विद्युत धारा नहीं ली जा रही हो, तो इसके टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। सरल सी डेफिनेशन है, जब विद्युत सेल खुले परिपथ में हो, खुले परिपथ में होने का क्या मतलब है कि जब सेल से विद्युत धारा नहीं ली जा रही हो, तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर है उसे हम क्या कहेंगे, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत वाहक बल बल नहीं है, ये क्या है, विभवांतर है। तो इसकी एक डेफिनेशन अपन विभवांतर की डेफिनेशन के जैसे भी दे सकते हैं, जैसे कि अपन ने विभवांतर की डेफिनेशन पढ़ी थी। देखो, विभवांतर की डेफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं कि एकांक आवेश हो,
एकांक, हम कह सकते हैं एकांक धनावेश को इस सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है या सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है या सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है उस कार्य को या ऊर्जा को हम क्या नाम देंगे, उस सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब देखो यदि कोई भी हमारे पास सेल है जो Q आवेश को प्रवाहित करने में उसको कितना कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है, तो विद्युत वाहक बल जो है वो किसके बराबर आएगा, W/Q के बराबर। विद्युत वाहक बल को हम E से डिनोट करेंगे और E का मान कितना होगा, E बराबर W/Q। ठीक है, ओके। इसके मात्रक और विमेय सूत्र की बात करें तो विभवांतर के जैसा होगा, यानी कि जूल पर कूलम या हम कहेंगे वोल्ट। ठीक है, और विद्युत विभवांतर के बराबर ही इसकी क्या होगी, विमा होगी। ठीक है, M1 L2 T-3 A-1। ठीक है, तो ये बात है विद्युत वाहक बल की। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे, सेल का जो विद्युत वाहक बल है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, नियत होता है। अभी अपन ने बात करी थी किसकी, देखो शुष्क सेल की। तो शुष्क सेल जो होता है उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.46 वोल्ट के लगभग होता है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बताया था डेनियल सेल। कौन से सेल थे, प्राथमिक सेल। ठीक है, तो डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होता है, 1.45 वोल्ट। सॉरी, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.1 वोल्ट लगभग। ठीक है, ये 1.09 वोल्ट इस तरीके से। जो लेक्लांसी सेल है उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.45 वोल्ट के लगभग होता है, 0.6 वोल्ट के लगभग। ठीक है, तो ये बात करिए अपन ने विद्युत वाहक बल। अब देखो अगला जो पॉइंट है अपना इस विद्युत सेल के बारे में वो है टर्मिनल वोल्टेज। वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। इसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर भी कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता भी कहते हैं। इसे हम किससे करेंगे, कैपिटल V से व्यक्त करेंगे। ठीक है, टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, जब सेल बंद परिपथ में हो। कैसे परिपथ में हो, बंद परिपथ में। बंद परिपथ में होने का क्या मतलब है, जब सेल से विद्युत धारा ली जा रही हो। जब सेल से विद्युत धारा ली जा रही हो तो सेल के टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर है उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर है उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टता। देखो दोबारा से देखिए इसकी डेफिनेशन। तो जब सेल बंद परिपथ में होता है या हम कहें कि जब सेल से विद्युत धारा ली जा रही हो तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर है उसे हम टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। इसको हम किस तरीके से देखो परिभाषित कर सकते हैं, एकांक आवेश को, तो हम कहें एकांक धनावेश को
सेल द्वारा बाह्य परिपथ या बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। ठीक है, अगर कोई Q आवेश को R प्रतिरोध में प्रवाहित करने में सेल को W एक्सटर्नल कार्य करना पड़े तो विभवांतर, कौन सा? टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता V का मान कितना हो जाएगा? V बराबर W एक्सटर्नल बटाने Q। ठीक है, इसका मात्रक वगैरह विद्युत वाहक बल के समान होता है, यानी कि जूल पर कूलम्ब या वोल्ट। ठीक है, तो ये बात है टर्मिनल वोल्टेज की। तो देखो विद्युत वाहक बल तो क्या होता है, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर उसका विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मान क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, टर्मिनल वोल्टता जब सेल बंद परिपथ में हो और सेल से हम विद्युत धारा ले रहे हैं तो उसके टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर है उसे हम क्या कहेंगे? उसकी टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे, और इसका मान फिक्स नहीं होता। तो अब हम देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। देखो तो हमारे पास में कोई एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है? E है। E क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R है। ठीक है, तो इस सेल द्वारा, इस सेल में T समय तक कितनी धारा प्रवाहित होगी? इस सेल से I धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो I धारा प्रवाहित करने में, या हम कहें कि Q आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो किया गया कार्य है उसका अगर अपन मान निकालना चाहिए तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा से देखो P बराबर होता है W/Q, और W जब निकालते हैं तो V/Q करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज हम विद्युत वाहक बल का मान लेंगे तो E बराबर, W बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू Q। Q बराबर हम जानते हैं कितना होता है? I T। देखो ये कितना हो गया? E I W का मान है, इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 1। ठीक है, अब हमने इस सेल को किसी एक बाह्य परिपथ से जोड़ा हुआ है जिसका प्रतिरोध कितना है? R है। ठीक है, और इस R प्रतिरोध में Q आवेश प्रवाहित करने में, ठीक है, इस R प्रतिरोध में Q आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा कार्य किया जाता है W एक्सटर्नल। तो इसको लिख सकते हैं W बाह्य। इसका मान क्या लिखेंगे? वही V/Q। अब यहाँ पे इन दोनों टर्मिनलों के बीच में विभवांतर हम कितना लेंगे? V। ठीक है, या हम कहें कि ये जो हमने प्रतिरोध लगा रखा है इसके सिरों पर विभवांतर V है, सिरों के मध्य विभवांतर V है। ठीक है, तो V इंटू Q, और Q का मान कितना? IT, तो ये कितना हो जाएगा? VIT। ठीक है, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है? ये जो हमारे पास में विद्युत सेल जो है इसका विद्युत वाहक बल T, आंतरिक प्रतिरोध R, और इसमें T समय तक I धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस सेल द्वारा I धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, या हम कहें कि Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो
तो W बराबर क्या हो जाएगा PQ और W बराबर PI PQ का हमने मान लिया। अब देखो जब हम इसको किसी बाह्य प्रतिरोध R में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध R में Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, इसको हम लिखेंगे W एक्सटर्नल से। ठीक है, इसका मान कितना होगा BQ, Q बराबर आएगी तो BIQ। ठीक है, इसी प्रकार अब हम बात करते हैं किसकी, आंतरिक प्रतिरोध की। तो देखो इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण अंदर क्या होगा, विभव पतन होगा। ठीक है, और उस विभव पतन के कारण या हम कहें कि उस वोल्टेज के कारण अपन वो जो विद्युत सेल है इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, आंतरिक कार्य भी करना पड़ेगा। तो उस आंतरिक कार्य का मान W इंटरनल जिसे हम कहेंगे, ठीक है, ये W आंतरिक, इस W आंतरिक का मान कितना हो जाएगा, W का मान वही B इंटू Q से लिखेंगे। अच्छा, Q बराबर तो लिखेंगे कितना IP, और यहाँ पे V क्या है, ये विभव पतन है इस स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध के कारण। तो इस विभव पतन का मान कितना होगा I R। I तो इसमें प्रवाहित धारा है और R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ से W आंतरिक का मान कितना हो जाएगा, देखो I R और ये I T, तो इसका मान हो जाएगा I स्क्वायर R, इसको दीजिए समीकरण नंबर 3। अब देखो ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से क्या हुआ भाई, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से समीकरण 1 में हमने जो कार्य का मान निकाला है उस कार्य का मान समीकरण 2 और समीकरण 3 के योग के बराबर होगा, यानी कि W इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस में W इंटरनल। देखो W का मान समीकरण 1 से लिखेंगे क्या है, PI T, इसका मान लिखेंगे कितना है BI T। ठीक है, इसका मान लिखेंगे कितना I स्क्वायर R T। ठीक है, अब यहाँ से I T कॉमन लिया अपन ने, I T कॉमन लिया तो B प्लस R, B प्लस I R। ठीक है, I T से I T कैंसिल हो गया, E बराबर कितना है B प्लस I R। तो ये किस किस के बीच में रिलेशन आ गया, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के बीच में। ठीक है, देखो तो हमारे पास में विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के बीच में रिलेशन क्या आया, E इज इक्वल टू B प्लस आई आर। यहाँ से B का मान निकालेंगे तो कितना आएगा E माइनस आई आर। अब देखो इस कंडीशन में अपन देखते हैं तो जो B का मान है वो लेस देन क्या है E के, B का मान किससे कम है, E से कम है, यानी कि विद्युत वाहक बल से B का मान कम है। ये जब हम सेल से विद्युत धारा ले रहे हैं, ली जा रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था सेल से जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, यानी कि दोबारा से चित्र को देखो इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारे पास में सेल है। ठीक है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया R, ये इसका विद्युत वाहक बल, और जब हम इससे विद्युत धारा I ले रहे थे तब हमें ये मिला कि B का मान जो है E से क्या है कम है। लेकिन जब सेल को हम चार्ज करेंगे जब हम सेल को क्या करेंगे चार्ज करेंगे तो सेल में हम विद्युत धारा क्या करते हैं प्रवाहित कराते हैं, सेल के अंदर विद्युत धारा दी जाती है। ठीक है, अब ये इस तरीके से ये हमारे पास में सेल हो गया और इसमें हम क्या करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसके अंदर। ठीक है,
तो अब देखो धारा की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई, तो यहाँ पे ये आई की जगह हम क्या प्रयुक्त करेंगे, माइनस आई प्रयुक्त करेंगे। तो हमारे पास ये v इज इक्वल टू कितना आएगा, e प्लस आई आर। ठीक है, तो अपने को ये रिलेशन ध्यान में रखना है, जब हम सेल से विद्युत धारा लेते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल के बीच रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू e माइनस आई आर। और जब सेल को हम चार्ज करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल के बीच में रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू e प्लस आई आर। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया किस किसके बीच में, टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच।